तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी जो मौलिक अधिकार है उसे यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए भाग 3, यानी कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है और भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद आते हैं जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए मैग्ना कार्टा का क्या अर्थ होता है तो समझिएगा। मैग्ना कार्टा का जो शब्द था मैग्ना कार्टा जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में किया गया था। यानी कि जो वहाँ का राजा था उसने यानी कि नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिया था जिसे वहाँ पर मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसीलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए संपत्ति का अधिकार। अब देखिए पहले हमारे पास कुल 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब देखिए यह कब किया गया तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 का ए, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया गया। यानी संपत्ति का जो अधिकार था हमारे पास उसको यानी कि हटा करके अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है मौलिक अधिकार। तो देखिए यहाँ पर कुल हमारे पास अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले है समता या समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इसके बाद है आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक वर्णन है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णन किया गया है। इसके बाद देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। इसके बाद देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 31 का जिक्र नहीं है, तो अनुच्छेद 31 में ही संपत्ति का अधिकार आता था, इसीलिए उस अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग आप बारी बारी से जानेंगे कि समानता या समता का अधिकार। तो देखिए इसका यानी वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 14 को जानेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान है, यानी कि कानून के सामने चाहे आप अमीर हो या गरीब हो सभी एक समान है, तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून लागू करेगा। यानी कि देखिए अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि चाहे आप अमीर हो या फिर गरीब हो, ठीक है, सभी के लिए एक समान कानून होगा, सभी पर एक समान कानून लगेगा। यानी कि आप यदि अगर मान लीजिए अमीर हैं और हम गरीब हैं तो आपको कम सज़ा मिलेगी और हमको यानी कि ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। सभी को समान नज़र से देखा जाता है और सभी का समान अधिकार है और सभी के लिए समान नियम कानून होता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अगला नंबर है आपका कि अनुच्छेद 15। तो देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध। देखिए राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर यदि अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो ये यानी कि मौलिक अधिकार के खिलाफ है, ठीक है। इसके तहत आप पर केस
भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, अपवाद में आरक्षण। यानी कि देखिए लोक नियोजन कहने का मतलब होता है नौकरी या फिर कोई सरकारी पद प्राप्त करने के लिए सभी नागरिकों को समानता का अधिकार यानी एक समान अधिकार है। लेकिन जो यानी नीचे जाति के लोग होते हैं उसको कुछ आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते। यानी आप किसी के साथ धर्म, जाति, रंग के आधार पर यदि अगर छुआछूत की भावना रखते हैं तो वो यह एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 18 देखिए क्या कहता है उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता। उदाहरण देखिए समझिएगा कि स्वतंत्रता से पूर्व कुछ उपाधि थी जैसे कि महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, इस तरह की सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार में होता है कि जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं, पर इन्हें आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई अच्छा कार्य किया और हमें भारत रत्न मिल गया तो हम किसी भी उपाधि को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। अब बाद में देखिए एजुकेशन या आर्मी रैंक पर जो होता है प्रोफेसर प्यारेलाल ब्रिगेडियर भानु प्रताप। अब देखिए समझिएगा यानी कि प्रोफेसर प्यारेलाल ब्रिगेडियर भानु प्रताप, तो यहाँ पर प्रोफेसर आप लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए डॉक्टर, अगर आप एजुकेशन में अगर मान लीजिए डॉक्टर की पढ़ाई किए हुए हैं तो अपने आगे डॉक्टर की उपाधि को लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए समझिएगा स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले है आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार है, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। यानी कि अनुच्छेद 19 जो है उसमें 6 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 स्वतंत्रता का अधिकार था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 6 स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन है तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो देखिए सबसे पहला नंबर है 19 का ए, यानी कि अनुच्छेद 19 के ए में बोला गया है कि बोलने की स्वतंत्रता। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 19 के बी में कहा गया है सभा करने की स्वतंत्रता। इसके बाद अनुच्छेद 19 के सी में कहा गया है संगठन बनाने की स्वतंत्रता है आपके पास। इसके बाद अनुच्छेद 19 के डी में देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद अनुच्छेद 19 का जो ई कहता है कि किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है आपके पास। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 19 का जो एफ है इसे समाप्त कर दिया गया है और इसे यानी कि 300 का ए कानूनी अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 19 का जो जी कहता है व्यापार करने की स्वतंत्रता, आपको व्यापार करने की पूरी आज़ादी है। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 20 में क्या कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। सबसे पहले जब मान लीजिए आपको कोई पुलिस अगर गिरफ्तार करता है तो सबसे पहला नंबर है कि एक अपराध की एक ही सज़ा, यानी एक अपराध अगर आप किए हैं तो आपको एक ही सज़ा मिलेगी। इसके बाद अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सज़ा, यानी कि मान लीजिए कि आज हमने किसी का मर्डर कर दिया और अभी संविधान में लिखा है कि मर्डर करने वाले को सिर्फ 6 साल की सज़ा होगी। अब देखिए आज हमने मर्डर किया और आज संविधान में ये लिखा हुआ है कि 6 साल की सज़ा होगी। अब देखिए
आज हम जेल चल गए, ठीक है, और हमारा जो सुनवाई होगा वह 10 से 15 दिन बाद होता है, मान लीजिए 1 महीने बाद होगा, ठीक है। अब इस बीच में यानी कि कल, यानी कि 1 दिन बाद होकर संविधान में संशोधन हो गया कि जो मर्डर करेगा उसको 10 साल की सज़ा होगी। तो देखिए, हम जिस समय अपराध किए थे उस समय यानी कि मर्डर करने वाले को सिर्फ 6 साल का सज़ा था, तो इसीलिए हमको सिर्फ 6 साल का ही सज़ा मिलेगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप अपने खुद के खिलाफ गवाही दें, ऐसा आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो देखिए, इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। आप नियम कानून को मानिए और अपना जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक जिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। आप किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। और देखिए, एक बात याद रखिएगा, आप अपने खुद का भी जान नहीं ले सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि आप अपने खुद का भी जान नहीं ले सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 21 का एक कहता है कि शिक्षा का अधिकार। समझिएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया। यानी कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में, उसमें यह कहा गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है। इसीलिए हमें सरकारी स्कूल में पहला से लेकर 8वां तक फ्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 22 में कहा गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। समझिएगा, अपराध के बाद दंडात्मक निरोध। समझिए, अगर मान लीजिए निरोध, समझिएगा, देखिए, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। जब मान लीजिए आपको पुलिस अगर गिरफ्तार करता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा नंबर, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आज अगर आपको गिरफ्तार कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर में वो यानी कि आपको दंडाधिकारी के समक्ष पेश करेगा, ऐसा नियम है। इसके बाद देखिए, तीसरा नंबर है अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। यानी अगर आप किसी जुर्म में अंदर चल जाते हैं तो आपको कोई भी अपना मनपसंद वकील चुनना है जो आपकी बात को समझे और आपका केस लड़े, ठीक है। तो ये आपका अधिकार है, चुनने का अधिकार है अपने मनपसंद वकील को। इसके बाद देखिए, अगला नंबर है अपराध के पहले निवारक निरोध। समझिएगा, एक ऐसा भी कानून होता है जिसमें ना ही वारंट दिखाएगा, सीधे गिरफ्तार कर लेगा। तो समझिए, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, ठीक है। तो देखिए, इसको समझते हैं। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती और ना ही उससे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। अब देखिए, इसके अंतर्गत मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी जीवन के साथ मोल भाव नहीं कर सकते हैं और ना ही उससे ज़बरदस्ती मजदूरी करवा सकते हैं, ठीक है। उसका इच्छा करेगा वो करेगा, आप उसको मजदूरी दीजिएगा। लेकिन अगर आप उसको कम मजदूरी देते हैं, अगर वह काम नहीं करता है तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला नंबर है अनुच्छेद 24 कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। तो देखिए, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खाद्यान्नों,
खाद्यान्नों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से यदि अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को यदि अगर आप किसी भी कारखानों या खाद्यान्नों में अगर मान लीजिए काम पर लगा देते हैं तो ये एक कानूनन अपराध है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 25 कहते हैं कि अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। समझिए इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। आपका मन है आप जिस धर्म को मानिएगा, ठीक है, आपको किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है, और उसके रीति रिवाज को मान सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अगर मान लीजिए हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो हम हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार। अब देखिए कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई मंदिर बना चाहता है तो गांव से समाज से चंदा लेकर वह मंदिर बना सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि आप किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप इतना चंदा दीजिए, ठीक है। अगर ये धार्मिक कार्य है तो आप संस्थान बना सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि इतना रुपया दीजिए ये संस्था बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बात को भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए धन कर मुक्त टैक्स फ्री बोला जाता है। देखिए समझिएगा, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। तो यहाँ पर आप जैसे मान सकते हैं कि माना कि मुकेश अंबानी ने 50 करोड़ रुपया राम मंदिर को बनवाने के लिए चंदा दिया, तो ये जो 50 करोड़ रुपया चंदा दिया था उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। वो धार्मिक कार्य के लिए जा रहा है तो धार्मिक कार्य में जो रुपया खर्चा होता है उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 28 देखिए कहता है सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब देखिए समझिएगा, इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाली किसी भी शिक्षक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। आप देखते होंगे कि सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक फोटो नहीं लगा रहता है, क्योंकि स्कूल जो होता है वो एक सरकारी शिक्षक संस्थान हुआ, ठीक है। तो उसमें किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं और किसी भी विद्यार्थी या किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने के लिए किसी भी धर्म को मानने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 28 में बताया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 5वां नंबर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक बताया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। देखिए कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, देखिए समझिएगा अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है। जब देखिए आपके गांव में कोई ऐसा जाति है जो यानी कि बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित हो तो वो यानी कि अल्पसंख्यक कहलाएगा आपके गाँव के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर पूरे देश की बात किया जाए तो जहाँ पर मान लीजिए जिस जाति का जनसंख्या बहुत कम होता है
है, ठीक है, उसको यानी अल्पसंख्यक वर्ग में रखा जाता है, ठीक है ना। देखिए, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अगर मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, अगर उसको यानी कि शैक्षणिक संस्थान की आवश्यकता है तो सरकार उसे उपलब्ध कराएगी और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितना टीचर सभी स्कूल सभी शैक्षणिक संस्थान में रहते हैं उतना ही उस संस्थान में भी रहेंगे और उसको भी उतना ही सैलरी मिलेगा। सब तरह यानी कि सब तरह की व्यवस्था समान रहेगी, ठीक है। जैसे कि मदरसा हो गया, संस्कृत विद्यालय हो गया, ये सब उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हम बता चुके हैं कि अनुच्छेद जो 31 था उसमें संपत्ति का अधिकार है, जिसे 42वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। इसके बाद देखिए समझिएगा अनुच्छेद 32 के बारे में, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो देखिए अनुच्छेद 32 को ही संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसे मूल अधिकार का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रीट जारी करता है। तो अब देखिए रीट क्या होता है सो समझिएगा, ठीक है। रीट देखिए सबसे पहले 5 प्रकार का होता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सब पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो समझिए शरीर को प्रस्तुत करना। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाली अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। देखिए जब अगर मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और आपको ऐसा लगता है कि हमें यानी कि किसी अवैध जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, तो आप अपने हिसाब से वकील रख सकते हैं और वकील जो है आपके बात को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएगा और सुप्रीम कोर्ट यह आदेश जारी करेगा आपको और उस अधिकारी को यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर आपको फैसला फिर से किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए परमादेश। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य यानी पब्लिक ड्यूटी का निर्वाह नहीं करता है, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रीट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्यवाही कर सकता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर है अधिकार परीक्षा। यह रीट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता है। जब अगर मान लीजिए आप गैर कानूनी तरीका से अगर आप किसी भी सरकारी पद को हासिल कर लेते हैं, तब यानी सुप्रीम कोर्ट आप पर अधिकार परीक्षा रीट जारी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रतिनिषेध, ठीक है। तो देखिए यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न उच्च न्यायालय को जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। माना कि कोई ऐसा मामला आ जाए, ठीक है, जो यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या यानी कि जो आपके प्रखंड लेवल के कोर्ट होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे कोर्ट, अगर उसके अधिकार क्षेत्र से यदि अगर मान लीजिए बाहर आता है, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यह रीट जारी कर सकता है कि आप उस मामले में किसी भी प्रकार का सुनवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। अब देखिए उत्प्रेषण क्या होता है। इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहाँ पर मुकदमा चल रहा है, ठीक है, उससे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे को
तुरंत लंबित किया जाए, लंबित कर के वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजो। यानी कि देखिए, जब कोई ऐसा मामला आता है जिसका अगर मान लीजिए सुनवाई यानी हाई कोर्ट करना चाहता है, यानी उस मामले का जांच हाई कोर्ट करना चाहता है, तो क्या करेगा, तो वो अपने से छोटे न्यायालय को यह आदेश देगा कि इस मामले को ऊपर भेजो और इस मामले का सुनवाई हम करेंगे, इस मामले का सुनवाई हाई कोर्ट में होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के 5 रीड होते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसके बाद ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी अगर मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।